Hello everyone, welcome back once again. Let's continue with the next case study which is case scenario number 25. करते हैं स्टार्ट एंड साथ साथ हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी लेंगे जैसा कि हम हर लेक्चर में कर रहे हैं एंड साथ साथ अपने आंसर्स भी फाइंड आउट कर लेंगे. द सोल मोटिव इज टू रिवाइज द कंसेप्ट होली सोली एंड साथ में आंसर्स को भी फाइंड आउट करना. चलिए, मिस्टर ए रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. मिस्टर ए कौन है? जीएसटी में रजिस्टर्ड है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है. हु इज सप्लाइंग द सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ ऑडिट एंड एश्योरेंस. मिस्टर ए जो है जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जो कि प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो काम क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं सर्विस इन द फील्ड ऑफ ऑडिट एंड एश्योरेंस. इन द फील्ड ऑफ ऑडिट एंड एश्योरेंस. His earning during the current financial year as follows. करंट फाइनेंशियल ईयर की अर्निंग्स हमें गिवन है. क्या क्या अर्निंग्स गिवन है देखो फटाफट से. इनकम फ्रॉम ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 1,86 लाख रुपीज की इनकम है फ्रॉम द ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस सर्विस. इट इज टैक्सेबल सर्विस. यस, इट इज टैक्सेबल सर्विस. नेक्स्ट वन, income for acting as an examiner from ICI and ICSI in the month of June. Is it taxable service? It is providing the services to the educational institute as an examiner. This thing we have studied in exemption chapter that एग्जामिनेशन सर्विस प्रोवाइडेड टू द. अगर हमने एग्जामिनेशन सर्विस किसको प्रोवाइड किया? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को. दैट इज एग्जाम्ड फ्रॉम जीएसटी. एग्जामिनेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दैट इज एग्जाम्ड फ्रॉम जीएसटी. नेक्स्ट देखो, रेंटल इनकम फ्रॉम अ कमर्शियल प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द ईयर 13,90,000. रेंटल इनकम फ्रॉम कमर्शियल प्रॉपर्टी. एक बात बताओ, आप पूछे रेंटल इनकम अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से है तो क्या होगा? तो एग्जम्प्ट होगी. इन केस इट इज इन द केस ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी तो ये टैक्सेबल है. तो ये क्या हो गई? टैक्सेबल हो गई. चलो, उसके बाद क्या कह रहे हैं? Further, in the month of April, Mr. A purchased 10 computers at a price of 25,000 each. Mr. A ने क्या किया? 10 कंप्यूटर परचेज किए 25,000 ईच. कितना बन गया? 2,50,000 के कंप्यूटर्स परचेज करे तो आईटीसी मिलेगा? बिल्कुल मिल जाएगा. ऑन 31st वो बता भी रहा है उसने कि आईटीसी उन्होंने लिया है. चलो, ऑन द 31st अक्टूबर आउट ऑफ दीज 10 कंप्यूटर्स, इन 10 कंप्यूटर्स में से मिस्टर ए शिफ्टेड द 2 कंप्यूटर एट हिज रेजिडेंस. अब यहाँ पे क्या बात आ रहा है? ऑब्वियस सी बात है, उसने अपने सन को ट्रांसफर करे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करे होंगे. आपको ये बात याद आनी चाहिए एकदम से. शेड्यूल 1 पॉइंट नंबर 1, परमानेंट डिस्पोजल. परमानेंट डिस्पोजल का मतलब किसी को भी दे देनी एसेट जिसपे आईटीसी लिया है. परमानेंट डिस्पोजल ऑफ द एसेट जिसपे आईटीसी लिया है मतलब इसको सेल माना जाएगा. इट विल बी रिगार्डेड एज सेल. क्यों माना गया सेल? क्योंकि अगर आप सेल नहीं मान रहे तो आपने फ्री फंड का आईटीसी तो ले लिया बट गवर्नमेंट को उसके पे टैक्स कमाकर नहीं दिया, इसीलिए इसको क्या माना जाएगा? सेल माना जाएगा. इट वुड बी रिगार्डेड एज सप्लाई. ओपन मार्केट वैल्यू कितनी है? 10,000. 2 कंप्यूटर शिफ्ट करे हैं तो 20,000 की वैल्यू क्या है? ये भी आउटवर्ड सप्लाई हो जाएगी. 20,000 की वैल्यू इज ऑल्सो आउटवर्ड सप्लाई. उसके बाद चलो क्या कह रहा है? मिस्टर ए बिलेटेडली फाइल द जीएसटीआर 3B. मिस्टर ए ने जीएसटीआर 3B बिलेटेडली फाइल करी है फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर बाय 5 डेज. 5 दिन का डिले हो गया है. नेट टैक्स लायबिलिटी मतलब नेट कितना पे करना था? ग्रोस माइनस आईटीसी 1,80,000 एंड ग्रोस कितना था? 2 लाख. एक बात बताओ मुझे, हमें कितना डिपॉजिट करना होता है गवर्नमेंट को, नेट या ग्रोस? हमें गवर्नमेंट को आईटीसी सेट ऑफ करने के बाद डिपॉजिट करना होता है. सो वी हैव टू पे टू द गवर्नमेंट इज 1,80,000. तो क्या करा? 5 डेज का डिले हुआ. जितना हमने गवर्नमेंट को पे करना था वी हैड मेड डिले इन दैट, देन वी विल बी पेइंग द इंटरेस्ट एट द रेट 18% ऑन दैट अमाउंट. उसपे हम 18% का इंटरेस्ट भी लगाने वाले हैं. चलो क्वेश्चन देखते हैं आगे. नोट्स कुछ बता रहा है. ऑल द अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस. सारे अमाउंट क्या हैं? एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस हैं. वेयर एवर एप्लीकेबल. उसके बाद बोल रहा है बैलेंस नील है और रिटर्न हम मंथली फर्निश करते हैं. चलो क्वेश्चन करते हैं हम स्टार्ट. क्या कह रहा है लाइन वाइज? चलो देखते चलते हैं. Assuming the current financial year is 21-22. करंट फाइनेंशियल ईयर क्या बता रहा है? 21-22 मतलब 1 अप्रैल 21 से
31st March 22 Mr. A is required to maintain the books of accounts. Books of accounts कब से मेंटेन करनी होती हैं? Books of accounts मेंटेन करनी होती हैं 72 months और 6 years आप लगा लो from the date of filing of from the due date of annual return. देखो ईयर कौन सा है? 1 अप्रैल से 31 मार्च 22. इसकी एनुअल रिटर्न कब फाइल होगी? 31 दिसंबर 22. वहां से 6 ईयर्स ऐड कर दो. 31 दिसंबर 22 से 6 ईयर ऐड कर दो. इट वुड कम टू 31 दिसंबर 28. 31 दिसंबर 28 वुड बी द आंसर फॉर द सेम. आई होप आपको समझ में आया है. अगर याद नहीं है तो इट्स ओके, लर्न कर लो. बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब तक मेंटेन करने हैं? 72 months from the due date of filing the annual return for the year. जिस भी ईयर का हम काम कर रहे हैं या जिस भी ईयर की टैक्सेबिलिटी निकाल रहे हैं उसके एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से 72 मंथ्स माना कि 6 ईयर. चलो उसके बाद कह रहा है एग्रीगेट टर्नओवर क्या है करंट फाइनेंशियल ईयर की. एग्रीगेट टर्नओवर, अब आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, अब तक याद हो जानी चाहिए. एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स द टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्टेड सप्लाईज. टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्टेड सप्लाई. आ जाओ फटाफट से हम देखते हैं क्या क्या है टैक्सेबल टर्नओवर. 1 करोड़ 86 लाख ऐड करो, फिर ऐड कीजिए 2,50,000, देन एट 13,90,000, देन 20,000 का एक और था 2 करोड़ 26 लाख, सॉरी 2 करोड़ 2,60,000. 2 करोड़ 2,60,000 मस्ट बी आवर आंसर. यहाँ पे क्या पॉइंट था? आपको एग्रीगेट टर्नओवर पूछा है. एग्रीगेट टर्नओवर में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऐड द एग्जाम सप्लाईज ऑल्सो. एंड जो हमने क्या निकाला है, जो हमने कौन सा निकाला है? टैक्सेबल सप्लाई, जिसको हमने माला है कंप्यूटर को जो उसने ट्रांसफर किया है, दैट ऑल्सो हैव टू बी एडेड बिकॉज वी हैव टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑन दैट ऑल्सो. चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है 25.3 टोटल टैक्सेबल टर्नओवर. टोटल टर्नओवर कितनी निकाली? 2 करोड़ 2,60,000. उसमें से एग्जम्प्ट वाली हटा दीजिए. एग्जम्प्ट वाली कितनी है? 2,50,000 वॉज द एग्जम्प्टेड. इसको हटा दो. 2 करोड़ 10,000. 2 करोड़ 10,000 वुड बी आवर आंसर फॉर द सेम. सिंपल सी बात है. यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स लर्न करने. एग्रीगेट में एग्जम्प्ट भी ऐड आती है. सेकंड, अगर परमानेंट डिस्पोजल हुआ है किसी एसेट का तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा. दैट वुड ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई. चलो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर कंसिडर्ड एज सप्लाई. सप्लाई कौन सी ट्रांजेक्शन है? बिल्कुल ये भी सप्लाई है. पहले सप्लाई हुई बाद में एग्जम्प्ट करी है. इट मीन सप्लाई तो है बट इट इज एग्जम्प्टेड सप्लाई. उन्होंने पूछा है ये बताओ सप्लाई कौन कौन सी है. सो ये भी सप्लाई है. रेंटल इनकम भी सप्लाई है. Shifting of computers at home, that is also a supply because permanent disposal of the asset without consideration on which ITC has been taken earlier. All three has been treated as the supply. D would be the answer for the same. D में हमें given है supply. D would be the answer for the same. Next देखिए क्या कह रहा है 25.5 में क्या कह रहा है. 25.5 में क्या कह रहा है? Which of the following statement is correct? Which of the following statement is correct in respect to interest liability? Which of the following statement is correct in respect to interest liability? चलिए इंटरेस्ट लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं हम. वैसे हमें यहीं पे कर लेना चाहिए था कैलकुलेट. चलो इट्स ओके, क्वेश्चन में पूछ ही रहा है. ध्यान रखना कंफ्यूज करने के लिए ग्रोस लायबिलिटी गिवन है. आप जनरल माइंड से चलाओ. हमने गवर्नमेंट को कितना पे करना होता है? ग्रोस या नेट आईटीसी करके. आईटीसी का सेट ऑफ करके फिर तो नेट कितना है 1,80,000. उस पे लगाओ 18%. अब कितने डेज का लगेगा? 5 डेज का. इंटू 5/365 444. राउंड ऑफ में 444 मस्ट बी द लायबिलिटी. 444 must be the liability. क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है. इंटरेस्ट लायबिलिटी ऑफ 444 एंड ही कैन पे द सेम फ्रॉम आईटीसी. अरे आईटीसी अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और कैश लेजर. नहीं 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 नहीं, ध्यान रखना इंटरेस्ट पेनल्टीज का जो भी पेमेंट होता है दैट वी हैव टू पे इन कैश ओनली. दैट वी हैव टू पे इन कैश ओनली. 444 तो आ गया तो आईटीसी इस पे यूटिलाइज नहीं होगा तो इसको किस में पे करना पड़ेगा? कैश में पे करना पड़ेगा. बी वुड बी द आंसर फॉर द सेम. यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं.
ये भी सही आ रहा है, ये भी सही, ये भी सही, ऑल आर करेक्ट। एक्चुअली इतना कुछ खास डिफिकल्टी थी नहीं इसमें। यहाँ पर हमारी फिनिश हुई केस स्टडी नंबर 25। आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियोस। इफ यू आर रियली लाइकिंग इट देन आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज शेयर द फ्रेंड्स एज वेल, जिनको भी इनकी जरूरत है सब तक वीडियो पहुंचा दीजिए, क्योंकि सबको पास होना है। एवरीवन इज डूइंग द सो मच ऑफ हार्ड वर्क। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग, स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम। अभी भी टाइम है, आई वुड से अभी भी टाइम है। वी कैन डू बेस्ट, वी कैन डू वंडर्स इन लाइफ। हम अभी भी क्लियर कर सकते हैं, जिनको डाउट है अभी भी हो सकता है। जस्ट फोकस। चलिए एंड मोमेंट तक हमें ट्राई करना है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।